हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आपको पता है, आपके प्रयोगशाला परिचारक इसके एग्ज़ाम जो है आपके 3 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। जिसमें खंड है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाना है और साथ में उसमें करंट अफेयर को मिला दें तो आपको 40 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जानी है, ठीक। उसमें एक खंड है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। और आपको पता है हर एग्ज़ाम में जहाँ पे भी छत्तीसगढ़ का इतिहास इंक्लूड रहेगा या फिर शामिल रहेगा वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके 3 पार्ट होता है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, फिर मिडिवल में जाएंगे, उसके बाद इसके मॉडर्न में जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। मतलब संपूर्ण प्रैक्टिस आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन के थ्रू। भले क्वेश्चन की संख्या जो 40-50 के बीच में होगी, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे या फिर यूँ कहो तो आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स देने वाला हूँ जो PYQ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी होगा और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और साथ में जितने भी फैक्ट्स जो पहले पूछे गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आप एक एक करके देखते जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? इसको अच्छे से देखना। इसका सही आंसर रायगढ़ हो जाएगा। कहाँ से? रायगढ़ जिला। अगर आपको जिला पूछे तो रायगढ़ जिला हो जाता है, ध्यान देना इसमें, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। एग्जैक्ट लाइन पूछा गया क्वेश्चन, क्या? रायगढ़ को शैलाश्रयों का, याद रख रहे इसको, है ना, शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। एक चीज़ हो गया। दूसरा, पूर्व पाषाणकालीन स्थल रायगढ़ में ज़्यादा है। मतलब जितने भी पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, क्या कहा मैंने? पूर्व पाषाणकालीन, इसको अच्छे से लिख लेना, थोड़ा सा नहीं बनता है ना। पूर्व पाषाणकालीन जो स्थल है ये रायगढ़ जिले में ही है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, आपने सुना होगा सिंघनपुर है, ध्यान से सुनना इसको, सिंघनपुर है, सोनबरसा है। आप जितने भी आपने पढ़ा होगा ना, ये सबका रिवाइज यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों को एस से याद रखना। उसके बाद 2 चीज़ और है, छापामारा और दूसरा गिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिधा। तो इसको आपको CG से याद रखना है, छत्तीसगढ़ के हो, ठीक है, CG से याद रखना। शुरू का SS से आपको याद रखना है। उसके बाद एक है भंवरखोल। तो ये बार बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, भंवरखोल। तो आपने जितने भी पढ़ा होगा अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा इससे, जैसे मैं बताते जाऊंगा। और ये बार बार पूछे गए हैं, ये फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंघनपुर गुफा की खोज किसने की थी? हमने देखा है कहाँ पे है, रायगढ़ जिले में, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1910 में किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, एंडरसन ने 1910 में किया था। ये भी आपका PYQ है, मतलब अलग अलग एग्जाम में जो है आपको पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसका विस्तृत अध्ययन पूछ ले, हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी याद रख लो। अमरदत्त, क्या? अमरदत्त नाथ ने किया था या फिर अमरनाथ दत्त ने किया था, इसको याद रखना। ये अमरनाथ है ना, अमरनाथ दत्त है, अमरदत्त नहीं है, अमरनाथ दत्त है, ठीक। विस्तृत अध्ययन किया था। इसका उपनाम आप देखेंगे, इसका उपनाम मतलब आप सिंघनपुर गुफा को और किस नाम से जानते हैं? इसको भीमबेटका कहा जाता है। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का, ठीक है, भीमबेटका कहते हैं इसको। एक आपको देखना है, 2 फैक्ट हो गया। और जो आप सिंघनपुर की गुफा देखते हो, ठीक, ये छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, प्राचीनतम गुफा, ठीक बात है। अब इसकी जो तुलना जो है स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इसमें अलग अलग जो हुए वहाँ पे मूर्ति देखेंगे, है ना, प्रतिमाएं देखेंगे, उसे मिलता जुलता है, इसलिए जो है इससे समानता मानी जाती है। इतना इसके लिए आपके लिए पर्याप्त रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। ये पहला आपका स्टेटमेंट है या फिर आप कथन बोल लो। दूसरा, मध्य पाषाणकालीन अनेक स्थल बस्तर जिले में स्थित है। अब देखने इसको दोनों कथन सत्य है। पहली बात तो ये है कि कथन दोनों इसका सत्य है, ठीक है। आप पॉज करके आप अपना आंसर देने की कोशिश करते जाना। मैं तो जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है। जैसे कि देखना, ये बस्तर जिले में मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है स्थित है। जैसे देखना, नाम बता रहा हूँ मैं, कालीपुर है, आपने पढ़ा होगा कालीपुर, ये है खड़क, ठीक है, खड़क घाट है, ठीक। गढ़ चंदेला है एक, क्या है? गढ़ चंदेला है एक। घाट लोहांग है, क्या है? घाट लोहांग। तो ऐसे याद हो जाएगा, का, खा, गा, घा, आपने पढ़ा होगा, का, खा, गा, घा, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ये पूछा जाता है, ऐसी नहीं है भाई, है ना, ऐसी नहीं बता रहा हूँ साइड में। इसको मैंने स्पेशली लिखा है। अब इतने सारे चीज़ों में से, पूरे प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में से, है ना, जो चीज़ मैंने निकाला है, इसका मतलब यह है कि पूछा भी गया है और पूछने लायक भी है, ठीक बात है। ये चलूँ मैं, तो इसका जो आप फिर देखेंगे कबरा पहाड़ के बारे में, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। कबरा पहाड़, इसके शोधकर्ता अमर, है ना, अमरनाथ दत्त है। उसको बार बार अमरदत्त नाथ बोल रहा हूँ, अमरनाथ दत्त है भाई, उसको आपको याद रखना है। और सर्वाधिक शैलचित्र की आपकी बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, सर्वाधिक शैलचित्र
ये कब्रा पहाड़ से ही आपको मिले हैं। बोलेंगे सर आपने तो रायगढ़ बोला था, है ना। मतलब मैंने कहा था अगर आपको जिला बोले, समझ रहे हो, तो रायगढ़ आ जाएगा ना। अगर आपको बोले सर्वाधिक चलचित्र किस जिले में, तो रायगढ़ आ जाएगा। अगर आपको स्पेशली जगह पूछे, स्थल पूछे, तो कब्रा पहाड़ है। याद रहेगा क्या? ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। आपका आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये नवपाषाणकालीन स्थल है चितवा डोंगरी। और जो बोल रहा हूँ ना मध्य पाषाणकालीन ये स्थल है, मैंने शुरू में बोला पूर्व पाषाणकालीन ए स्थल है। शुरू में आपने देखा SSCG से हमने याद किया, उसके बाद मध्य पाषाणकालीन मैंने बताया बस्तर के बारे में का खगा। ठीक, उसके बाद ये चितवा डोंगरी बार बार पूछा जाता है भी, और मैं बताऊंगा कुछ जो नवपाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज सबसे पहले मुझे बताएंगे किसने की थी। ठीक, अब इसमें आपका आ जाएगा रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है खोज की थी। अब देखना नवपाषाणकालीन जो स्थल है, मैं कुछ कुछ बताता हूँ, इसका सही आंसर आप देख लिए है ना, मैंने बता दिया, यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ये नवपाषाणकालीन स्थल कुछ देखते हैं। आपने पहली बात तो चितवा डोंगरी देख लिया, दूसरा यहीं पे अर्जुनी और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखने नहीं पड़ रहा है, बस आप सुनते जाएं। अर्जुनी और देखेंगे, ये दोनों जो है बालोद जिले से हो जाएंगे। ठीक, और मैं आपको और बताता हूँ जो पूछा गया है, ये टेरम पूछा गया है, ओंगना, इसको देख लेना, ओंगना। ठीक, ये रायगढ़ आपके जिले में हो जाएगा। इसी प्रकार ठीक, अब बस सुनते जाएंगे। ठीक है, जो पढ़े हैं आपको जो है याद आते जाएगा। एक है आपका बोन टीला, ये भी पूछा गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक है आपका, है ना, ये आपका कर्मागढ़ हो जाएगा। क्या? कर्मागढ़, ये जो है आपका रायगढ़ जिले में हो जाएगा। ठीक बात है, तो आपका टेरम ओंगना रायगढ़ जिले में हो जाएगा, कर्मागढ़ भी रायगढ़ जिले में हो जाएगा। और आपका जो बोन टीला है ये राजनांदगांव में हो जाएगा। और एक भैंसगढ़ी भी पूछा गया है पहले, भैंसगढ़ी, ये भी आपके रायगढ़ जिले में हो जाएंगे। तो मैं आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करनी है, अच्छे से पढ़ना। अब हम लोग रामायण काल में जा रहे हैं, है ना, इसके बाद महाभारत काल में देखेंगे हम लोग, क्योंकि आपके बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, IMP चीज़ों को लेकर आया हूँ। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। जी बिल्कुल सही है, ये पहला आपको बिल्कुल सही है। आपको असत्य पहचानना है, ठीक है, ये तो सही है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा छत्तीसगढ़ी थी, क्या सही है? नहीं, ये इसी का सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। क्या थी? कोसली, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन भाषा कोसली थी, छत्तीसगढ़ी प्राचीन भाषा नहीं थी। ठीक, तो प्राचीन भाषा बोले तो कोसली हो जाएगा, इसका सही आंसर यही है। माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी, है ना, रायपुर, ये पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, बार बार पूछा जाता है। राम वन, है ना, आपका गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है, इसको भी आपको देखना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन इसको बस याद रखना, वेदों में, किसमें? वेदों में बस्तर का नाम, वेदों में बस्तर का जो नाम है दक्षिक दिक कहा गया है। एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, दक्षिक, इसको है ना छत्ता का छा कर लेना, दक्षिक दिक कहा गया है। ठीक रहेगा? ठीक है, अब हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया राम वन गमन पथ के लिए, रामायण काल के लिए। ठीक है, वहाँ से हम लोग कुछ देखते हैं। तो हमने कहा भैया रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम हमने देखा दक्षिण कोसल, तो बस्तर को क्या कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दंडकारण्य कहा जाता था। कब की बात कर रहा हूँ? रामायण काल की बात कर रहा हूँ। अब राम वन गमन पथ, ठीक है, राम वन गमन जो हम लोग पथ देखें, इसमें कुल चिन्हित जगह कितने हैं? तो कुल चिन्हित जगह या फिर चिन्हांकित जगह आप बोलेंगे 75 है। प्रथम चरण में 10 स्थल, और सीतामढ़ी, ठीक है, हर चौका। एक अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें जो है, हाँ, श्री राम जी का, उसका जो प्रथम बार चरण स्पर्श हुआ था, मतलब है ना, यहीं से इंटर किए थे छत्तीसगढ़। इसको आप ध्यान रख लेना। यदि पूछ ले तो रामायण काल पे अब उतना क्वेश्चन नहीं आता है रामायण और महाभारत में, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, 20 किस्म पूछा गया है। वाल्मीकि आश्रम भैया, ये हर कोई जानता होगा, बलौदा बाजार, तुरतुरिया, इसको तुरतुरिया आश्रम भी कहते हैं, क्योंकि तुरतुरिया में है। किस जिले के अंतर्गत है? बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत है। एक और पूछा जा सकता है किस अभ्यारण्य के अंतर्गत ये पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? बार नवा पारा अभ्यारण्य के अंतर्गत ये पड़ता है। आपको पता होगा बार नवा पारा अभ्यारण्य जो है बलौदा बाजार में है। ठीक है, तो या इसे एक चीज और पूछा जाता है, लव कुश का, है ना, जन्मस्थली माना जाता है इसको। तो आपको पूछे लव कुश का जन्मस्थली कौन सा है? वाल्मीकि आश्रम है, तुरतुरिया आश्रम है जो कि बलौदा बाजार में है, बार नवा, है ना, पारा जो है इसका अभ्यारण्य है, यहाँ पे है। नेक्स्ट में चलूँ, अगला क्वेश्चन आज का है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा है भैया? ये मुनियों का आश्रम देखना है। अत्रि मुनि आश्रम, ये बिल्कुल सही, सीतामढ़ी हरचौका में है। सबरी आश्रम सिवरी नारायण में है। लोमेश ऋषि आश्रम राजीव में हो जाएगा। सप्त ऋषि आश्रम कांकेर में नहीं है। सही आंसर आपको यही हो जाएगा, क्योंकि हमें सही सुमिलित जो नहीं है उसको छांटना था। ठीक, तो बोलेंगे सर कांकेर में क्या है? कांकेर में कंक ऋषि, है ना, या फिर इसे कंक ऋषि कहते हैं, ये आश्रम है, कंक ऋषि आश्रम है। ठीक है,
तो सप्तऋषि आश्रम कहाँ पे है आपको पता है, ये धमतरी में। ठीक, तो ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे ये जानते हैं ना, सीतामढ़ी हर चौका एमसीबी के अंतर्गत आ जाएगा, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो जाएगा, श्रीनारायण जांजगीर चांपा है, रांची में आपका गरियाबंद है, ठीक है, कांकेर तो कांकेर है। ठीक, नेक्स्ट में चलूँ। अगला है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। हम देखते हैं क्वेश्चन भैया सिंपल ही है, जो मैं पूछ रहा हूँ आपको या फिर आपके लिए प्रैक्टिस ले रहा हूँ, सिंपल ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अंदर में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, प्राग कौशल था। क्या था, प्राग कौशल था। तो ये भी मैं आपको बस्तर का बता देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, कांतार कहा जाता था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कांतार। ठीक है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटीर विहार ये सिरपुर में स्थित है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का साक्ष्य गुंजी से प्राप्त हुआ है। बोंगापाल बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। ये सब के सब सही हैं। उपरोक्त सभी सत्य आप करेंगे, सभी के सभी सत्य है, नोट करके लिखना। ठीक है, या फिर याद आपने किया होगा उसमें देखना। महाशिव, ठीक, गुप्त, बाला अर्जुन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ ये हो गया। अगला हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ से प्राप्त मौर्यकालीन सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लेना। क्वेश्चन कभी ना कभी पूछेगा, हालांकि वो सीधा पूछता है, मैंने थोड़ा सा घुमा के किया है कि मुख्य विशेषता क्या थी। तो पंचमार्क कॉइन, ये आपने सुना होगा, पंचमार्क कॉइन। ठीक है, ये पाया गया है किनका, जो आपके मौर्यकालीन सिक्के हैं। छत्तीसगढ़ में मौर्यों का जो सिक्का पाया गया है वो उसको आघात करके उन्होंने बनाया था, आघात करके, चोट लगा के, पंच करके, समझ रहे हो, ऐसे करके उन्होंने बनाया था। तो उसका प्रमुख विशेषता वही है कि पंचमार्क कॉइन है। ठीक, आहत सिक्के जिसे हम लोग कहते हैं, पूछते हैं ना आपको आहत मुद्रा किसकी प्राप्त हुई है, तो मौर्यकालीन सिक्के, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग और देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में। अकलतरा, कुछ कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना, इसको देखते जाना है आपको। अकलतरा है एक, ठीक, अकलतरा हो जाएगा आपका, अकलतरा और बार, अकलतरा, बार व देवगांव, बार व देवगांव। उसी प्रकार आपको आरंग याद रखना है। ये सब कुछ याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। एक है आपका उड़ेला, ध्यान में बिठा लेना है ना, उड़ेला है। एक गुजरा गांव, गुजरा गांव पे लिख लो, ये चल जाएगा, गुजरा गांव। यहाँ से जो मौर्यकालीन है ना, आपको ध्यान में रखना है, पंचमार्क कॉइन पाया गया है। फिर कह रहा हूँ, लिख लेना, अकलतरा, बार व देवगांव, आरंग, उड़ेला, गुजरा गांव। ठीक है, यहाँ से जो है इनके पंचमार्क कॉइन पाया गया है। और यहाँ से जो दो गांव आएगा आपका, एक है आपका आरंग, ध्यान देना, या आरंग, और एक है आपका गुजरा गांव। ये भी पूछा गया है। यहाँ से जो पंचमार्क कॉइन जो पाया गया है उसकी खोज रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। किसने की थी, रविंद्रनाथ मिश्र ने, जो कि सोनगढ़ श्रेणी के थे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की आपको पहचान करना है। अशोककालीन, ठीक है, मूर्ति की प्राप्ति कोटाडोल से प्राप्त हुई है। मूर्ति, अशोककालीन मूर्ति, अशोककालीन जो मूर्ति है उसकी प्राप्ति कोटाडोल से हुई है। अशोक के लाट, लाट का मतलब स्तंभ होता है, याद रखना, शक्ति से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन बंदरगाह की प्राप्ति सिरकट्टी से हुई है। जोगीमारा गुफा की खोज कर्नल औसने ने की थी। सबके सब सही है, बस एक चीज़ आपको याद रखना है, असत्य कथन में अशोक के लाट जो कि स्तंभ हम लोग कह रहे हैं, ये जो है शक्ति से प्राप्त नहीं हुए। आपको असत्य पहचानना है। तो अब सवाल उठता है, भैया कहाँ से प्राप्त हुई, तो कपाटपुरम आपको याद रखना है। क्या, कपाटपुरम है ना, जो कि सरगुजा में है, कपाटपुरम, यहाँ से जो है ये प्राप्त हुआ है। नोट करके यहीं पे एक चीज़ लिखना, उसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है। एक आपने देखा होगा शुंग वंश, इसमें उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक जो क्वेश्चन बनता है उसको बता रहा हूँ। शुंग वंश से संबंधित जो सिक्के हैं और आपको प्रतिमाएं पूछे जाएंगी, प्रतिमा है, एक कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मल्हार है। एक ही क्वेश्चन यहाँ बनने लायक था, तो मैंने इसको नोट करके आपको लिखवा दिया है ना, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहनकालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई। इनका जो शिलालेख है, अब बताना कि वो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुंजी। कौन सा है, गुंजी, जिसे दमोह दर्रा भी कहते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर गुंजी है, जिसे हम लोग दमोह दर्रा भी कहते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं, जो कि शक्ति जिला में, कहाँ पे है भैया, ये शक्ति जिला में है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जो बूढ़ी खार कुछ कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बूढ़ी खार से सातवाहनकालीन प्रतिमा प्राप्त हुआ है। क्या, अगर आपको सातवाहनकालीन प्रतिमा बोले कहाँ से प्राप्त हुई है, बूढ़ी खार हो जाएगा। यदि आपको सातवाहनकालीन जो शिलालेख है बोले, तो गुंजी या फिर दमोह दर्रा नाम से आएगा वो। ठीक है, जो कि शक्ति जिला में यहाँ से प्राप्त हुआ है। जो क्वेश्चन अभी मैंने बनाया है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। और बालपुर और मल्हार, इसको ध्यान से एक बार देखना। अब मैं शासकों के नाम बता रहा हूँ।
सातवाहन कालीन जो राजा है, राजा अपिलक एक है, क्या है, राजा अपिलक है, याद रखना है आपको। और साथ में सातकर्णी याद रखना, ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, राजा अपिलक और सातकर्णी, ये दोनों के जो सिक्के हैं याद रखना आपको, ये दोनों के जो सिक्के हैं बालपुर और मल्हार से प्राप्त हुए, और मल्हार से ही पुलुवामी, क्या ये पी है ना यार, पुलुवामी या फिर पुलुवामी इसके कहते हैं, और वेदश्री, इसके भी सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है बूढ़ी खार, गुंजी, बालपुर, मल्हार, और बालपुर मल्हार इसको स्पेशली आपको याद रखना, राजा अपिलक के मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, साथ में और मैंने अन्य शासकों के नाम आपको बता दिया है। नेक्स्ट में चलूँ, अगला क्वेश्चन आपका सातवाहन के समय या फिर सातवाहनों के समय रोमकालीन सिक्के चक्रबेड़ा से प्राप्त हुए थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही है क्योंकि ये यह दर्शाता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध था वो रोमों के साथ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए सातवाहनों के समय में। तो सातवाहनों का जो व्यापारिक संबंध किससे था, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप रोम से करके बताएंगे, ठीक। ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, कुमार वरदत्त श्री ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए गोदान दिया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोनों कथन जो है ये सत्य आपके हो जाएंगे, ठीक। तो ये दोनों सही हैं, आपको याद रखना दोनों कथन सत्य है, ठीक। अरे जो आपने देखा ना गोदान दिया था, कभी कभी क्वेश्चन आता है कुमार वरदत्त श्री ने जो अपनी आयु बढ़ाने के लिए गोदान दिया था, ये किस शिलालेख से हमें पता चलता है, तो गुंजी शिलालेख, क्या गुंजी शिलालेख से पता चलता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक। अगला मैं चलूँ, नोट करके लिखना। एक चीज़ और है, टॉलमी, एक टॉलमी करके है ना विद्वान रहेंगे जो कि मिस्र से हैं। कहाँ से हैं जी ये, मिस्र से। ये जो है सातवाहनों के समय में छत्तीसगढ़ आया था। तो सातवाहनों के समय कौन सा विद्वान या फिर कौन सा यात्री छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था, ठीक है, ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है। तो टॉलमी है, आपको याद रखना है, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला मैं चलता हूँ, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ठीक। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं आप बोलेंगे सर उसको भी इंपॉर्टेंट बोलो, इसको भी बोलो। अरे अलग अलग एग्जाम्स बोले मैंने, तो आप लोगों द्वारा अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं CGPSC के द्वारा, तो उन अलग अलग एग्जामों में जो है ये चीज़ जो है पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लाया है, ठीक। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ ये किस स्थल से आपको प्राप्त हुई है, तो किरारी ग्राम, आपको याद रखना है किरारी ग्राम यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो हीराबान तालाब से प्राप्त हुए, जहाँ यहाँ से जो कांप वाला मिट्टी नहीं होती है उसकी खुदाई की जा रही थी, उस दौरान जो है यहाँ से किरारी ग्राम में या इनके जो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए, ठीक। ये वर्तमान में है कहाँ, ये वर्तमान में महंत घासीदास, ठीक है, संग्रहालय में स्थित है, वहाँ पे इसको संरक्षित किया गया है। इसमें है क्या, इसमें लिखा है अधिकारियों के नाम, जैसे कि कुलपुत्र के एक बार क्वेश्चन आया था, बोला गया था काष्ठ स्तंभ में जो लिखा है कुलपुत्र को कौन होता है, ठीक है, तो वो अभियंता था, क्या है, इंजीनियर, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ लिया, इतने सारे हैं, सबको मैंने नहीं लिखा है, तो याद रखना अधिकारियों के पद व उनके नाम का उल्लेख है, लेकिन इसमें शासकों का नाम नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले घुमा के, शासकों का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये तेलीकोटा है भैया, याद रखना तेलीकोटा हो गया है ना, इसका सही आंसर पहला ही है, लेकिन ये तेलीकोटा है, क्या है, तेलीकोटा है, जो कि खरसिया रायगढ़ में पड़ता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और झाजपुरी और कोरबा, ठीक, ये दोनों में तांबे के सिक्के पाए गए हैं। क्या के सिक्के पाए गए हैं, तांबे के सिक्के भैया ये पाए गए हैं, लेकिन आपका तेलीकोटा है, ठीक है, वहाँ से कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के पाए गए हैं। दो चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, मुझे बताना था, एक्सप्लेन करना था, मतलब एक्सप्लेन के थ्रू उसको रखा था। सातवाहनों की जो राजधानी है और वकाटकों की राजधानी, याद रखने दोनों। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान है, ये कभी पूछ लिया आपको, महाराष्ट्र में है, और वकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन है, क्या है, नंदीवर्धन। ये राजधानी भी पहले आपको पूछे गए हैं, हो सकता है आपसे और पूछ ले। छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था, छत्तीसगढ़ में बोल रहा है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कौन है। देखो आपको सिंपली वकाटक वंश का संस्थापक पूछे तो आपको विंध्य शक्ति याद रखना है, क्या यहाँ पे लिखा है, देखो ये विंध्य शक्ति याद रखना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको बोले, छत्तीसगढ़ में वकाटकों का संस्थापक कौन था, तो प्रवरसेन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, इसको आपको ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ में वकाटक डायनेस्टी का जो संस्थापक हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का, आपकी फिर से आपको जो है पहचान करना है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के महेंद्र सेन को हराया था, ये 2 बार आएगा क्वेश्चन, पहले से बता देता हूँ, और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सत्य हो जाएगा। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की थी, क्योंकि इसको साहित्य में बहुत ज़्यादा है ना इंटरेस्ट था।
मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी। तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब सभी के सभी सत्य है। इसको देखो, ये सभी सत्य है, तीनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे आगे भी, ठीक है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि उसको एक्सप्लेन ही कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन के थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आप देखेंगे एक रुद्रसेन, क्या देखेंगे? रुद्रसेन, ठीक है। आप देखेंगे एक रुद्रसेन, तो रुद्रसेन द्वितीय, इसका जो विवाह होता है प्रभावती से। अब इसके दो पुत्र होते हैं, एक है आपका दिवाकर सेन, हम लोग वकाटकों की बात कर रहे हैं ना, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है ना। होता है दामोदर सेन। अब इसको याद करने का ट्रिक दादी हो जाएगा, दादी, दा से दामोदर और दी से दिवाकर सेन। और यही जो दामोदर सेन है, ये प्रवर सेन द्वितीय का उपाधि धारण करता है। इसलिए आप देखते हो वकाटों में जो अगला शासक है वो प्रवर सेन द्वितीय होता है, लेकिन उसका मूल नाम क्या है? दामोदर सेन है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रवर सेन द्वितीय, उसका मूल नाम क्या है? तो उसका मूल नाम दामोदर सेन हो जाएगा। और इसी, ठीक है, इसी आपको देख लेना है दामोदर सेन में, इसको दामोदर सेन लिख दूँ मैं। इसी दामोदर सेन, इसके दरबार में कालिदास आया था। कौन आया था? एकदम धीरे बोल रहा हूँ, कालिदास आया था, जिन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की। एक और क्वेश्चन बन जाएगा, जो मेघदूतम की रचना इन्होंने की है, इसका जो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद है वो मुकुटधर पांडे ने किया है। इसको एक बार आपको सही कर लेना है। ये असत्य कथन है, आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। फिर कह रहा हूँ, असत्य कथन की पहचान करनी है। गुप्तों के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गुप्तों के समय दंडकारण्य को महाकांतर कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। क्या? महाकांतर कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान नल वंश के शासक व्याघराज को हराया था। याद रखना, ये महेंद्र सेन को नहीं हराया था, ये इसको भी हराया, लेकिन ये नल वंश का नहीं था, ध्यान देना। तो आपको दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ये जब दक्षिण अभियान किए, कौन? समुद्रगुप्त, उन्होंने दो लोग को हराया था, एक महेंद्र सेन को हराया था, ठीक है, और दूसरा व्याघराज को हराया था, नलवंशी शासक। तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों शासकों को उनके द्वारा हराया गया है, ठीक है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब यही जो इसका सही हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य चीज़ पूछना है, ठीक है। तो इसको घुमाया गया था, महेंद्र सेन को हराया, लेकिन वो नल वंश का नहीं है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जो आपका समुद्रगुप्त है, इन्होंने महेंद्र सेन, ठीक है, प्लस व्याघ्रराज, ये दोनों को हराया है। समझ रहे हो ना, दोनों अलग अलग वंश के, ठीक है, दोनों को हराया। छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में दक्षिणपथ कहते थे। क्या कहते थे? दक्षिण या फिर दक्षिणापथ कहते थे। एक चीज हो गया। आपको आगे देख के और मिलेगा, जो गुप्तों की है ना, ये क्वेश्चन मैंने आगे रखा है। जहाँ तक गुप्तों की जो स्थापना है, ये 4वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। एक है स्थापत्य कला, पूछता है गुप्तकालीन स्थापत्य कला, ठीक है, इसको देख लेना। स्थापत्य जो कला है, ये ताला गांव है, एक ताला गांव, इसका देवरानी जेठानी मंदिर है, ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा पुजारी पाली, ये पहला हो गया, और दूसरा है पुजारी पाली, इसके केवटिन मंदिर, ये इनके स्थापत्य कला है। साथ में और आपको याद रखना है, देवरानी जेठानी मंदिर को छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कहा जाता है, ठीक बात है। नेक्स्ट चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कहाँ से समुद्रगुप्त की वाइफ, इसी जो पत्नी है रूपा देवी, ठीक है, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कोपरा ग्राम है, इसको आपको ध्यान रखना है, महासमुंद के। और साथ में आपको कुछ और बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा। जो बाना बरद है, ये कहाँ पे है? दुर्ग में, ठीक है। बाना बरद से कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त और साथ में आपके कांच गुप्त, कौन? कांच गुप्त, ये तीनों का नाम लिख लेना अपने नोट्स में। इनके जो है सिक्के प्राप्त हुए, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका राजश्री तुल्य कुलवंश। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जो राजश्री है ना, ये ऐसे वाला श्री हो जाएगा भैया, ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा था हिंदी में, ऐसे वाला श्री हो जाएगा, राजश्री। सेकंड, इसके द्वारा जो जारी किया गया था, किसके द्वारा? भीमसेन सेकंड के द्वारा जारी किया गया था। स्वर्ण नदी के तटसी से जारी किया जाता है इनके द्वारा, और ये जो है राजश्री तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक होता है। तो असत्य कथन की आपको पहचान करना है। राजश्री तुल्य कुलवंश, इसका संस्थापक सूर था, जिसे हम लोग सूरा के नाम से भी जानते हैं। सूरा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल वॉज आरंग। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट जो लिखा है, इनकी राजधानी मल्हार थी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य है, क्योंकि इसकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी क्या है? आरंग है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो याद रखना, इनका जो संस्थापक सूर था, जिसको सूरा भी कहा जाता है, इनकी राजधानी आरंग थी, मल्हार नहीं थी।
इन्होंने राजयोगी की उपाधि धारण की थी। दे होल्ड द टाइटल ऑफ राजयोगी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो टाइम पीरियड था या फिर रूलिंग पीरियड था वो 4th से 6th है ना। इसको आपको सेंचुरी इसको आपको देखना है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश के शासकों का सही क्रम क्या होगा, इसको पूछा जाता है। इसको आपको याद रखना है। सूर, दैत्य प्रथम, फिर विभीषण है, फिर भीमसेन प्रथम है। लेकिन आगे 2 शासक और इसको मैंने रखा है, तो अगले क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसको बस आपके लिए रखा है। सूर है, दैत्य प्रथम है, इसको याद रख लेना। विभीषण है, फिर भीमसेन प्रथम है, फिर दैत्य सेकंड है, फिर भीमसेन सेकंड है। इसको याद रखना, भीमसेन सेकंड है। इन्हीं के द्वारा जो है आरंग ताम्रपत्र इशू किया गया था, जारी किया गया था स्वर्ण नदी के तट से। इसको आपको ध्यान में रखना। एक मोस्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित जो पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला या फिर छत्तीसगढ़ में शासन, अब है ना डायनेस्टी तो करने वाली हो जाएगा, शासन करने वाली प्रथम डायनेस्टी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, यही आपकी राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश, की ऐसे लिखा जाता है ना, राष्ट्रीय याद रखना, तुल्य कुलवंश। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यहीं पे एक चीज़ और याद रखना, जो पर्वत द्वारक वंश है, अब अगले वंश में हम लोग चल रहे हैं। पर्वत द्वारक जो वंश है, इसके बारे में जानकारी हम लोग 13 सिंघा, ठीक है, 13 सिंघा, इसको लिख लेना, 13 सिंघा ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है। शैलवंश का एक चीज़ और याद रख लेना, शैलवंश के बारे में बता देता हूँ। शैलवंश का संस्थापक बस इंपॉर्टेंट है उसमें, हालांकि और पूछ रहे थे ना, आपने पढ़ा होगा, मेरे को उसका संस्थापक इंपॉर्टेंट लगता है, उसका संस्थापक श्रीवर्धन है, इसको भी आप लिख लो। आपका सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्रा की राजधानी क्या थी, बताएंगे। सरबपुर थी, मल्हार थी, सिरपुर थी। एक्चुअल में सरबपुर डायनेस्टी, इसका जो संस्थापक सरबराज हो जाता है और उसकी राजधानी सरबपुर होती है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन इन्होंने सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र की राजधानी बोली है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये मल्हार हो जाती है, फिर इसकी राजधानी क्या थी, मल्हार थी, जिसको हम लोग प्रसन्नपुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और जानना है, जैसे कि हमने देख लिया कि भाई मल्हार एक प्रसन्न मात्रा की राजधानी थी, सरबराज की राजधानी सरबपुर थी, तो ये सरबराज की राजधानी थी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार सिरपुर है, ये प्रवरराज प्रथम की राजधानी थी, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, ये 3 राजधानी यहाँ से आपको ध्यान में होगा, और सरबराज जो है इस वंश के संस्थापक थे, ये पूछ ले, नोट करके लिख लेना। इनका जो धर्म था, सरबपुरी वंश का जो धर्म था वो वैष्णव था। क्या था, ठीक है, वैष्णव था, ये आप लिख लेंगे। दूसरा लिंग इसका राज चिन्ह है, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। राज चिन्ह गजलक्ष्मी थी, यहाँ पे लिखने नहीं बन रहा है, ठीक है, गजलक्ष्मी लिख लेना। और दूसरा है इनका उपनाम है ना, अमरार्यकुल, अमरार्यकुल के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसका उपनाम क्या है, अमरार्यकुल है, इसको ध्यान रखना। अगला हम लोग चलते हैं। सरबपुरी शासक नरेंद्र से संबंधित अभिलेख नहीं है। सरबपुरी शासक नरेंद्र से संबंधित अभिलेख कौन से नहीं है, कौवा ताल नहीं है, पीपरदुला है, क्रुद है, मल्हार है। तो आपको याद रखना है, जो सरबपुरी राजा है नरेंद्र, इनके द्वारा 3 ताम्रपत्र जो या फिर 3 अभिलेख जारी किए गए, जो कि पीपरदुला है, क्रुद है और मल्हार है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्या, PKM, पीपरदुला, क्रुद और मल्हार। तो कौवा ताल इससे संबंधित जो है अभिलेख नहीं है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। आप जानते हैं जैसे पीपरदुला सारंगढ़ में है, क्रुद धमतरी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है आपका नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे और नोट करके लिख लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में देना होगा, जैसे कि प्रसन्न मात्र है, ठीक है, इसका है गरुड़, शंख और चक्र युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाया था। किसने, प्रसन्न मात्र ने, ये भी फैक्ट आप लिख लेंगे। और दूसरा है सुदेवराज, एक सुदेवराज आएगा, ठीक है। हम लोग सरबपुरी वंश के बारे में बात कर रहे हैं, प्रसन्न मात्र के बारे में हमने देख लिया, सुदेवराज के बारे में आपको देखना है। इन्होंने इंद्रबल को, किसने कहा, मैंने, सुदेवराज। अब लिखते चलेंगे, है ना। इंद्रबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकर्ता इसके पद पर इन्होंने नियुक्त किया था। तीसरा चीज़ और लिख लेंगे, जो भानुगुप्त का इरण अभिलेख है, किसका, भानुगुप्त का जो इरण अभिलेख है, ठीक है, वो सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में या फिर उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी, है ना, प्रदान करती है। इसको भी आपको ध्यान में। आ जाइए नल वंश में। नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक इन्होंने कहा है, जैसे कि आपको सिर्फ बोले नल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो आपको शिशुक का याद रखना है। क्या, शिशु के पहले क्वेश्चन पूछा भी गया, शिशुक सिर्फ संस्थापक बोले, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब भी आए तो वराहराज आपको ध्यान में रखना है। वराहराज वॉज द रियल फाउंडर ऑफ नला डायनेस्टी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखना है, जो कि है भौदत्त वर्मन है। मैं इसको अब मिटा देता हूँ ताकि आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ तो उसको समझ में अच्छे से आए। वराहराज का जो है सही आंसर हो जाएगा। जो भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक है,
ठीक है। ये दोनों के जो, ठीक है, और वराहराज भी है, तीनों के ले लेना। ये तीनों के जो सोने के सिक्के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंडागांव के अड़ेगा, ठीक है, अड़ेगा या फिर अड़ेंगा बोला जाता है, एड़गा भी बोला जाता है, तीन चीज़, अड़ेंगा, अड़ेगा या फिर एड़गा, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और वहीं पे स्तंभ राज के सिक्के कुलिया से प्राप्त हुआ है। एक कुलिया कहाँ पे, बालोद में, ठीक है। ये चीज़ मुझे बताना था, दोनों को देखना। और इसका जो फाउंडर मैंने बताया वो सिसुक है। अगर रियल फाउंडर बोले तो वराहराज हो जाता है, और इसकी राजधानी पूछे तो लिख लेना पुष्करी। ये चीज़ लिख लेना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि IMP चीज़ों को आपको लिखे रहना है, कम से कम ये चीज़ आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अब नल डायनेस्टी के जो शासक हैं, भवदत्त वर्मन है, भीमसेन देव है ना, ये है, स्कंद वर्मन है, विलासतुंग है ना। इसके बारे में जो ताम्रपत्र है, इनका जो ताम्रपत्र है उसको लेके सही सुमेलित कौन सा नहीं है। जैसे कि रिद्धिपुर पत्र है बिल्कुल भवदत्त वर्मन का है, और जो पोड़ागर अभिलेख है बिल्कुल स्कंद वर्मन का है। आप देखेंगे राजिम शिलालेख है, ठीक, ये बिल्कुल विलासतुंग का है। लेकिन जो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है भीमसेन का नहीं है। तो ये केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किसका है, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक का है। किसका है, अर्थपति भट्टारक का है, तो आपको देखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था वकाटक और नल डायनेस्टी है, ये दोनों के शासकों को मुझे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वकाटक और यहाँ पे लिखेंगे नल डायनेस्टी, नल शासक। यहाँ का एक शासक हो जाएगा नरेंद्र सेन। क्या हो जाएगा, नरेंद्र सेन, ध्यान से सुनना। और नल डायनेस्टी का अभी अभी मैंने आपको बताया भवदत्त वर्मन, ठीक है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है पृथ्वी, है ना, पृथ्वीसेन द्वितीय है, प्रथम बोल के कभी भी आ सकता है। इसका जो बेटा का नाम है अर्थपति भट्टारक। अब देखना, ये दोनों लड़ेंगे। जो भवदत्त वर्मन है ये नरेंद्र सेन पर आक्रमण करेगा। क्या करेगा भैया, जो भवदत्त वर्मन है ये नरेंद्र सेन पर आक्रमण करता है। और नरेंद्र सेन की जो राजधानी होती है, क्या, नंदीवर्धन, मैंने बताया था नंदीवर्धन, इसको ये तहस नहस कर देता है। अब नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वीसेन द्वितीय होता है। अब ये अपने पिता का बदला लेते हुए, जो भवदत्त वर्मन का बेटा कौन है, अर्थपति भट्टारक, यहाँ पे मैंने कहा है, इस पे अब आक्रमण करेगा। और अब इनकी राजधानी, जो नल वंश की जो राजधानी है पुष्करी, उसको तहस नहस कर देगा। क्या ये बातें समझ में आई, बस इतना ही है, ठीक है। इसके आगे इसी को हम लोग नल डायनेस्टी में पढ़ते हैं, जब भवदत्त वर्मन को पढ़ेंगे, अर्थपति भट्टारक को पढ़ेंगे, और इसी चीज़ को हम लोग वकाटक डायनेस्टी में पढ़ते हैं। इसलिए मैंने इसको रोक के रखा था, जब नल डायनेस्टी आएगा तो वहाँ पर मैं समझा दूंगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आगे चलता हूँ अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नल डायनेस्टी का नाम बता, मतलब नल डायनेस्टी के जो शासक है उसका नाम बताना जो वैष्णव धर्मावलंबी थे। ऐसा क्यों क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि जितने भी नल डायनेस्टी के शासक थे वो सब के सब शैव धर्म से, है ना, वो थे, मतलब देवर फॉलोअर्स ऑफ शैव धर्मा या फिर शैव रिलीजन या फिर शैविज्म, ठीक है। लेकिन जो आपका शासक है एक, ठीक है, इनमें से आंसर हो जाएगा विलासतुंग। विलासतुंग वाज द फॉलोअर ऑफ, आपको देखना है, वैष्णविज्म या फिर वैष्णव धर्म के जो है संस्थापक, मतलब वो थे, है ना, फॉलोअर थे, उपासक थे। इसको आपको नहीं भूलना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मार्क करके रखना है, स्टार करके रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जो राजीव लोचन मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, ठीक है, मतलब किसने जो है जीर्णोद्धार कराया। देखो क्वेश्चन ये नहीं बना कि इसका संस्थापक कौन था, लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसके जीर्णोद्धार किसने कराया। तो इसका संस्थापक तो विलासतुंग के बार बार आप पढ़ते हो, लेकिन जीर्णोद्धार जो है जगतपाल ने कराया, इसको आपको ध्यान में रखना है। जगतपाल, है ना, इनके द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है। और ये कौन है, जगतपाल कौन है, या फिर इसको जगपाल भी कहा जाता है। ये जो है पृथ्वी, है ना, देव द्वितीय के सेनापति है, ठीक है। और एक कहाँ का शासक है, कलचुरी शासक। तो कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जो कि जगपाल है, उन्होंने जो है इस टेम्पल का, है ना, रिनोवेशन किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसका निर्माण किसने किया, तो विलासतुंग ने किया है। और महाशिवगुप्त इसको आपको पूछे तो ये विलासतुंग का, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, विलासतुंग का ये समकालीन था। ये सब आप एक एक करके नोट करके लिखते जाएंगे अपने कॉपी पे, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें आपको पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ये पांडु वंश का है, ठीक। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक जो पांडु वंश का हो जाएगा इंद्रबल है। कौन है, इंद्रबल है। और उड्डयन इसका मात्र संस्थापक है। अगर आपको फिर से कहे पांडु वंश का जो संस्थापक कौन है, ठीक है, तो उद्यन हो जाएगा, उसको प्रथम शासक भी बोला जाता है। और उसका वास्तविक संस्थापक बोले तब इंद्रबल हो जाएगा। मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, जो पहले आपको विलासतुंग वाला था, ठीक है। एक है आपका राजिम शिलालेख, लिख लेना, राजिम शिलालेख। इसको विलासतुंग, हाँ, से संबंधित माना जाता है, क्योंकि इन्होंने, है ना,
जो है आप देखिए राजीलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। राजिम शिलालेख इससे संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का जानकारी मिलती है। कहाँ पे? राजिम शिलालेख में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नल वंश का अंतिम शासक नरेंद्र थबल था। नरेंद्र थबल लिख लेना, नरेंद्र थबल अंतिम शासक था, इसको पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में आना, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक इंद्रबल था। उड्डयन को मात्र संस्थापक कहा जाता है। ठीक, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? खरौद शहर की स्थापना इंद्रबल ने की थी। बिल्कुल, क्योंकि इसको इंद्रपुर भी कहा जाता है। इंद्रबल ने इस शहर की स्थापना की। लाखाचौर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने किया था, इसको आपको ध्यान रखना, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष का काल महाशिव तिवर देव का था। क्या ये चीज़ सही है? इसको आपको देखना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का काल बोले, इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं आगे बताता हूँ। ये बिल्कुल सही है, खरौद शहर की स्थापना उसने की है। लाखाचौर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने किया था। ये इंद्रबल का जो पुत्र है ईशान देव, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको इंद्रपुर भी कहा जाता है, जो खरौद शहर है। छत्तीसगढ़ का जो उत्कर्ष का काल है महाशिव तिवर देव का था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये सभी के सभी सत्य है। आपको असत्य कथन चुनना था, असत्य कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, ये सब पांडुवंशी शासक मुझे बताएंगे, ठीक है, जिन्होंने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। वो कौन है? महाशिव तिवर देव है, या फिर हर्षगुप्त है, महाशिव गुप्त, बालार्जुन है, कौन सा है जिन्होंने कौशल सकलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो महाशिव तिवर देव, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, महाशिव तिवर देव। इन्होंने जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, महाशिव तिवर देव जो है ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। कौन थे? ये पूछा गया है पहले, वैष्णव धर्म के उपासक थे। राजिम हो गया, बालोद हो गया और बोंडा। राजिम, बालोद और बोंडा, ये तीन जगह से इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का, याद रखना, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल है। और हमने पहले जो कहा था छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष का काल, इसमें कंफ्यूजन होता है। उत्कर्ष का काल बोले तो महाशिव तिवर देव आ जाएगा, स्वर्णकाल बोले तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। असत्य कथन की पहचान करना है। बाला अर्जुन पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया है, बिल्कुल सही है। बाला अर्जुन शैव धर्म का उपासक था, इसको बताएंगे, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ताम्रपत्र बाला अर्जुन के प्राप्त हुए, टोटल 27 ताम्रपत्र लिख लेना। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त ने किया था, ऐसा नहीं है, हर्षगुप्त ने नहीं, इसकी वाइफ, क्योंकि हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, याद रखना, तो तब इसकी वाइफ जो वाष्टा देवी है, ये अपने पति जो हर्षगुप्त है इसकी याद को चिर स्थायी रखने के लिए, ठीक है, इनके द्वारा जो है आपको याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर का सिरपुर में जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, वो जो खरौद का सिरपुर बोला था वो अलग है, मतलब खरौद का जो लक्ष्मण मंदिर बोला था वो अलग है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ बाला अर्जुन देखेंगे तो शैव धर्म को उपासक था, बाकी जितने भी आप देखेंगे यहाँ के शासक पांडुवंशी शासक है वो सभी ने वैष्णव धर्म को अपनाया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला मैं चलता हूँ, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि देखेंगे पांडुवंश, इसको लिख लेना की राजधानी, लिख लेना सिरपुर। और कभी कभी आपको बाला अर्जुन इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है, जो कि 595 से 655 ईस्वी है, 555 है ना, 95 से 655 ईस्वी है, इसको भी आपको देखना है। और एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला, ठीक है, इसका स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके युग को कहा जाता है? तो बाला अर्जुन का काल, फिर से आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ है ना, क्वेश्चन बन चुका है, इसको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण है विक्रमादित्य ने किया था, इसको आपको ध्यान रखना है, विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया था। बाणवंशी शासक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना, कभी भी पता रहता है कि शासक कौन सा है, तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया था। इसको प्रास्तर मंदिर भी कहा जाता है, प्रास्तर, ठीक है, प्रास्तर मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, ये भी पहले क्वेश्चन बन चुका है, जाजल्यदेव प्रथम ने, जाजल्यदेव प्रथम ने, जो कि कलचुरी वंश का है ना, कलचुरी वंश का शासक है जाजल्यदेव प्रथम, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। फिर कह रहा हूँ, विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कलिंग के सोमवंशी शासकों की उपाधि क्या थी? तो कलिंग के सोमवंशी शासकों की जो उपाधि थी त्रिकलिंगाधिपति, क्या त्रिकलिंगाधिपति थी। साथ में कौशलेंद्र भी आपको याद रख लेना है, कौशलेंद्र और त्रिकलिंगाधिपति, ये जो है कलिंग के सोमवंशी शासकों की
उपाधि थी। इनका जो प्रथम शासक का नाम शिवगुप्त था। ठीक है, शिवगुप्त। इस प्रकार आपका जो प्राचीन इतिहास है ये खत्म होता है। प्राचीन इतिहास के जितने आईएमपी फैक्ट्स थे सबको लाने की मैंने कोशिश किया गया है। तो कल हम लोग जो सुबह देखने वाले हैं वो है आपका रहेगा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम लोग कलचुरी पे बात करेंगे, कलचुरी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में कल शाम में आएगा। कल ही 2 वीडियो आपके पास आने वाली है।